फिर एक और छोटा सा प्रश्न है क्या कि अधिशोषण सदैव क्या होता है, उष्माक्षेपी क्यों होता है, बराबर सवाल ये है। तो इसके लिए जो है एक फिजिक्स का जो है एक व्यंजक काम करता है, जो 11वीं क्लास में केमिस्ट्री में भी था, फिजिक्स में भी था। वो टॉपिक ऐसा है कि आम तौर पर डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस, ये क्या है, एक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के लिए क्या है, सूत्र है, बराबर। जहाँ पर जी का मतलब क्या होता है, मुक्त ऊर्जा। मुक्त ऊर्जा किसको बोलते हैं अपन, जब कोई काम होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मुक्त ऊर्जा के नाम से जानते हैं। एच क्या है, तो एंथैल्पी है, पढ़ा है आप लोगों ने भी 11वीं क्लास में। डेल एस क्या है, एस का मतलब क्या है, एंट्रोपी से है, और टी का मतलब से है तापमान। अब सबको पता है ये एस का मतलब एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या बताए थे पिछले साल भी इसका, कि भाई एक परिवर्तन का नाम है ना। ये क्या है, एंट्रोपी एक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का नाम है, बेतरतीबी का नाम है, अव्यवस्था का नाम है। तो बताओ आप, इस ब्रह्मांड के अंदर या दुनिया के अंदर बेतरतीबी दिन ब दिन बढ़ रही है कि घट रही है, तो बढ़ रही है, बराबर। अव्यवस्था बढ़ रही है कि घट रही है, तो बिल्कुल बढ़ रही है। ऊर्जा परिवर्तन या ऊर्जा तापमान का जो अंतर है, पहले ही गर्मी इतनी नहीं होती थी, अब इतनी गर्मी होती है, तो तापमान का असल में अंतर क्या होते जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बराबर। एंट्रोपी का मान सदैव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए हम उसको सेंटेंस में बोलते हैं कि डेल एस या एस का मान सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है, बराबर। अब एक शब्द ये है, ये फिक्स हो गया, ये हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। मैं चिन्ह लगा के छोड़ देता हूँ इसको, ठीक है। अब दूसरा सवाल है, डेल जी के लिए मुक्त ऊर्जा के लिए एक व्यंजक है, शाब्दिक अर्थ निकलता है उससे कि डेल जी का मान जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा, क्या होगा, जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा, जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा, किया गया काम उतना ही ज्यादा होगा, बराबर। मतलब डेल जी का मान हमेशा कायमी मिलता है हमको, व्यंजक यदि हम हल करते हैं तो वो माइनस में मिलता है। तो इसके लिए बता रहे हैं आपको, इस व्यंजक के ऊपर आपको अब विचार करना है कि आपके पास में डेल एस का मान कैसा होता है, बोलते हैं सदैव धनात्मक ही होता है। यदि ये धनात्मक होगा, बराबर, ये धनात्मक होगा, और हमको इसका मान काय में चाहिए, डेल जी का मान ऋणात्मक में चाहिए। माना किसी उदाहरण के अंदर डेल जी अपने को निकालना है, बराबर। मान लिया यहाँ पर हमारे पास निकलती है, एंथैल्पी का मान कितना है, प्लस में है, बराबर। एंथैल्पी का मान कितना है, प्लस में है, 50 है। और टी डेल एस का मान, माना टी डेल एस का मान गुना करने के बाद में, टी और डेल एस का मान गुना करने के बाद आता है, मान लो कितना अपने पास में, 70, बराबर, 70 आता है। तो ऐसा हल करने पर क्या हो जाएगा, डेल जी का मान कितना आ जाएगा, 50 को घटा दो आप 70 में से, कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा, बराबर। ये हुई एक कंडीशन, ये कैसी हुई, एक कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन, माना कि डेल जी का मान निकालना था, डेल एच का मान जो है 50 नहीं है, वो कितना है, 90 है, कितना है, 90 है। और आपके टी डेल एस का मान कितना है, वो 70 ही आ रहा है, कितना आ रहा है, 70 ही आ रहा है। तो ऐसा यदि हल करने में आया कोई गणितीय प्रश्न या कोई उदाहरण, तो उस उदाहरण में इस 90 में से आप क्या कर दो, 70 को हटा दो, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 20। तो डेल जी का मान कितना आया इस बार, प्लस में आया, बराबर। बस यही है वो टर्म, यही है वो पॉइंट आपको जो समझना है, याद रखना है कि ये जो डेल एच का मान है, ये डेल एच का मान सदैव क्या होता है, ऋणात्मक। इसका मान ऋणात्मक आना चाहिए, इसके लिए एक कंडीशन, ये दो उदाहरण हो गए अलग अलग, कि भाई किसी उदाहरण में माइनस आता है, किसी उदाहरण में क्या होता है, प्लस आता है, तो ऐसा कभी नहीं होता। इसके लिए क्या करो बोलते हो कि ये माइनस का आना तभी संभव है जब डेल एच का मान सदैव क्या हो जाए, ऋणात्मक हो, तभी क्या हो सकता है, डेल जी का मान भी सदैव ऋणात्मक ही आएगा। जैसे इधर वाले इसमें माना कि ये डेल एच का मान 50 ना आते हुए कितना आ रहा हो, -50, कितना आता हो, -50, मैं इधर लिख देता हूँ, कितना आता हो, -50। और टी डेल एच का मान कितना आया है, -70। तो टोटल मिला के हमेशा कितने बार जाएगा वो, -120, इतना जा रहा है। माना दूसरे उदाहरण के अंदर 90 जो प्लस में लिखा था मैंने, वो प्लस में लिखने की जगह मैं कितने लिख दूँ उसको, -90, और माइनस कितने हैं पहले से, 70। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो माइनस कितने हो जाएंगे, 160, 160। तो हर हाल में क्या हो रहा है, दोनों कंडीशन में उसका मान ऋणात्मक ही आ रहा है, ऋणात्मक ही आ रहा है। तो हमेशा ऋणात्मक आने के लिए क्या हुआ आवश्यक, कि डेल एच का मान आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा ऋणात्मक ही रखना पड़ेगा। ये था आपका क्या, अधिशोषण की ऊष्मा सदैव क्या होती है,
सॉरी, अधिशोषण सदैव क्या होता है, उष्माक्षेपी के होता है। तो उसका रीजन क्या है, ये है वो व्यंजक कि डेल जी का मान सदैव क्या होता है, ऋणात्मक होना चाहिए, और डेल एस का मान सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। इसीलिए आवश्यक है कि डेल एच का मान सदैव क्या हो, ऋणात्मक ही हो। यदि ये ऋणात्मक होगा तब जाके डेल जी का मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा और अधिशोषण की घटना होगी। उस ऋणात्मक वाले को ही हम क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी। याद रहे ये समीकरण ही था अपना। कैसा, यदि ऊष्मा बाहर निकलती हो, बाहर जाती हो, माइनस का चिन्ह है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी। यदि ऊर्जा लग रही है, हम उसको दे रहे हैं, बराबर ताप दे रहे हैं, तो वो अंदर लग रही है, बाहर नहीं निकल रही, अंदर लग रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उष्माक्षोषी के नाम से जानते हैं, बराबर। तो हमेशा ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए, उसको ही हम क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी बोलते हैं। ठीक है, फिर ये है आगे कि अधिशोषण के प्रकार क्या है। तो अधिशोषण के मुख्य रूप से दो प्रकार है, एक होता है भौतिक अधिशोषण, एक होता है रासायनिक अधिशोषण। शब्द के अंदर ही उसका क्या है, अर्थ छिपा हुआ है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको आपको याद रखना है। एक है फिजीजॉर्प्शन, दूसरा है कीमीजॉर्प्शन, बराबर। भौतिक अधिशोषण का मतलब है भौतिक रूप से जुड़े होते हैं, बराबर, भौतिक रूप से आपस में जुड़े। भौतिक बंध जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कमजोर होते हैं। उसमें हम किस किस को गिनते हैं, उसमें हम हाइड्रोजन बंध को गिनते हैं, उसमें हम ससंजक बल को, आसंजक बल को गिनते हैं, और इन तीनों बलों को एक शब्द में इंडिकेट किया जा सकता है, उसका नाम है वान डर वाल्स बल। उसको क्या बोलते हैं हम, वान डर वाल्स बल। तो ये जो है भौतिक रूप से आपस में जुड़े होते हैं, और जो भौतिक रूप से जुड़े होंगे ये कैसे होंगे, कमजोर होंगे, बराबर। मतलब थोड़ा सा भी ताप बढ़ाए तो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो इसमें क्या है कि भौतिक अधिशोषण में कौन से बल होते हैं, तो वान डर वाल्स बल होते हैं, वान डर वाल्स। आपको खास करके ये याद रखना था, क्या भौतिक अधिशोषण है, बराबर। और उसके अंदर कैसा होता है कि भौतिक बल होते हैं, वो भौतिक बल कौन होते हैं, वान डर वाल्स होते हैं। जैसे गैसों को अधिशोषित करने के लिए क्या करते हैं हम, जंतु चारकोल का उपयोग करते हैं। किसका, जंतु चारकोल। गैसों को किसके साथ में अधिशोषित करवाते हैं अपन, जंतु चारकोल, जंतु चारकोल। तो आपको पता है चारकोल किसको बोलते हैं करके, है ना। चारकोल हम किसको बोलते हैं, आमतौर पे जंतु बोला है तो हड्डियों वगैरह को या रक्त को जलाने के बाद जो कोयले नुमा पदार्थ बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, चारकोल। वो क्या करता है, गैसों को, कौन सी गैसों को, दुर्गंध वाली गैसों को क्या कर देता है, दूर कर देता है। बड़े बड़े मास्क जो लेब में पहने जाते हैं डॉक्टर के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा, उनके जो मास्क में जो होता है वो थोड़े थोड़े चारकोल के टुकड़े फिट होते हैं। वो क्या करते हैं, वो कोई विषैली गैस होगी उसको क्या कर लेते हैं, अधिशोषित कर लेते हैं, अपने अंदर खींच लेते हैं, नाक के अंदर से शरीर में प्रवेश नहीं होने देते। तो ये क्या है आपका, एक गैस को जंतु चारकोल के द्वारा अधिशोषण करना किसका उदाहरण है, भौतिक अधिशोषण का। दूसरा क्या है, एक है रासायनिक अधिशोषण, कि जब अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच कौन सी घटना हो, रासायनिक घटना हो, और उसके फलस्वरूप क्या बने, रासायनिक बंध बने। कैसे बंध, रासायनिक बंध। अब ये रासायनिक बंध जो है हमारे पास में तीन किस्म के थे, मुख्य रूप से तीन किस्म के। कौन कौन से, एक आयनिक बंध, एक सहसंयोजक बंध, और तीसरा उप सहसंयोजक बंध। उनमें से कोई भी हो सकता है आमतौर पर, लेकिन उसको हम किस बात से इंडिकेट करते हैं, रासायनिक बंध। कि किसी अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच क्या होता है, कोई रासायनिक प्रक्रम या रासायनिक घटना होती है, तो उसके फलस्वरूप क्या होते हैं, रासायनिक बंध बनते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अधिशोषण के नाम से जानते हैं। इसका उदाहरण हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। याद होगा आपको कि हमने क्या किया था, एक हाइड्रोजन सेल के बारे में पढ़ा था। इस तरीके से हमने क्या किया था, एक हाइड्रोजन सेल के बारे में पढ़ा था, याद होगा आपको। यहाँ पर इसको हम क्या बोलते थे, प्लेटिनम की पत्ती। प्लेटिनम कैसा होता है, ठोस। और इस प्लेटिनम की पत्ती पर ऐसे छोटे छोटे क्या किए थे हमने, बुलबुले लगाए थे, बराबर। तो ये कौन है बुलबुले, ये हाइड्रोजन थी। ये कौन थी, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है। ये हाइड्रोजन किसके ऊपर जाकर चिपक जाते हैं, प्लेटिनम की पत्ती के ऊपर जाकर चिपक जाते हैं, बराबर। तो कैसा बनता है, एक रासायनिक बंध बनता है, बराबर। एक रासायनिक घटना है वो, इसलिए हमने उसको उदाहरण में रखा हुआ है, क्या कि निकिल द्वारा हाइड्रोजन का अधिशोषण, या प्लेटिनम पत्ती के द्वारा, या प्लेटिनम के द्वारा क्या, हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण या गैसों का अधिशोषण। वो किसके अंतर्गत आते हैं, रासायनिक अधिशोषण के अंतर्गत आते हैं। याद रहे आपको, प्लेटिनम की पत्ती ठोस है,
हाइड्रोजन गैस है, ये गैस किसके ऊपर जाकर चिपकती है, पत्ती के ऊपर जाकर चिपकती है। तो इस तरीके से ठोस की सतह पर गैस के अणु जाकर चिपक जाते हैं, उसको हम क्या जानते हैं, अधिशोषण के नाम से। यदि इन दोनों के बीच में कैसा बंध हो, रासायनिक बंध हो, तो हम उसको किस नाम से जानेंगे, रासायनिक अधिशोषण के नाम से जानेंगे। ठीक है। फिर एक है अपने पास में कौन, अधिशोषण की एंथैल्पी या ऊर्जा से आप क्या समझते हो। इसको अपने शब्दों में भी लिखा जा सकता है क्या, कि अधिशोषण की घटना के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली एंथैल्पी या ऊर्जा को अधिशोषण की एंथैल्पी कहते हैं। लेकिन किताबी भाषा ये है कि अधिशोषण की घटना में, घटना कौन सी अपनी, अधिशोषण, बराबर। अधिशोषण की घटना में 1 मोल अधिशोष्य के, अधिशोषक की सतह, ये कौन है, अधिशोषक, अधिशोषक की सतह पर होने, अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होने के फलस्वरूप होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन, परिवर्तन क्या हो रहा है, बाहर निकल रही है, उसको हम परिवर्तन बोल रहे हैं क्या, कि 1 मोल अधिशोष्य के अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होने के फलस्वरूप बाहर निकलने वाली एंथैल्पी को हम क्या बोलते हैं, अधिशोषण की एंथैल्पी कहते हैं। फिर से एक बार देखो आप, क्या, 1 मोल अधिशोष्य के अधिशोषक की सतह पर अधिशोषण की फलस्वरूप निकलने वाली या उत्पन्न निकलने वाली एंथैल्पी को हम क्या बोलते हैं, अधिशोषण की एंथैल्पी कहते हैं। बिल्कुल सीधा सिंपल सा है समीकरण। समीकरण देखो, याद रखो क्या, कि 1 मोल अधिशोष्य के अधिशोषक की सतह पर अधिशोषण होने के फलस्वरूप निकलने वाली एंथैल्पी को हम क्या बोलते हैं, अधिशोषण की एंथैल्पी या ऊर्जा बोलते हैं। अब सवाल ये है कि 2 टाइप के हमारे पास में, एक कौन है, भौतिक, एक कौन सा अधिशोषण अपने पास में, भौतिक अधिशोषण, और दूसरा कौन सा है, रासायनिक अधिशोषण। पहले ही बता दिया अपन ने, भौतिक बंध कैसे होंगे, कमजोर होंगे, और रासायनिक बंध कैसे होंगे, प्रबल होंगे। तो जो कमजोर बंध बनेगा तो इसमें क्या होती है, बहुत कम ऊर्जा बाहर निकलती है। उसके लिए आंकड़ा होता है आमतौर पर 20 से 40, आमतौर पर कितना, 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होती है। कितना, किलो जूल प्रति मोल, बराबर। और रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, 40 से 400, यानी जितनी ज्यादा ऊर्जा वाला कौन है, रासायनिक वाला, 40 से 400 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा क्या होती हो, बाहर निकलती हो। तो वो कैसे इसमें आएगा अपने पास में, रासायनिक अधिशोषण में आएगा। तो असल में घटना, अधिशोषण की घटना के फलस्वरूप निकलने वाली एंथैल्पी को ही हम क्या बोलते हैं, अधिशोषण की एंथैल्पी कहते हैं। बस आपको आंकड़ा याद रखना है, क्या, 1 मोल होना चाहिए, कौन, अधिशोष्य, बराबर। 1 मोल अधिशोष्य के अधिशोषक की सतह पर अधिशोषण के फलस्वरूप उत्पन्न एंथैल्पी क्या कहलाती है, आपकी अधिशोषण की एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, बाकी